हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार स्टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये टेस्ट सीरीज़ 17th है और इससे पहले जो भी क्लासेस हुई हैं बिहार स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए उनका प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया गया है। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। एंड 5 बजे, शाम के 5 बजे पीजीटी एग्ज़ाम के लिए क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। एंड अभी आई थिंक आज 6 क्लास हुई है और उसका भी प्लेलिस्ट पे फोल्डर बना दिया गया है। एंड ये इन्फॉर्मेशन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए कि पीजीटी एग्ज़ाम के लिए क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। एक सेकेंड। ओके, अब यहाँ पर कथन दिए गए हैं और सही बताना है। आइए देख लेते हैं। ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सेकेंड है, अभौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना व भौतिक का पीछे रह जाना, यानी भौतिक मतलब भौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। या फिर भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना व अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। या फिर सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन ऑकबर्न ने 1925 में किया है। यहाँ पर सही बताना है, क्या सही है। बताइए सही क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड सही है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। ऑकबर्न ने अपनी बुक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत दिया था, ठीक है। और ये सांस्कृतिक विलंबना सामाजिक परिवर्तन से संबंधित इनका सिद्धांत है। और फिर इसके अलावा सेकंड क्या कह रहा है, अभौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना और भौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या होता है, भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है, ठीक है। उसे सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है। और फिर इसके अलावा थर्ड सही है। फोर्थ में है, सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन ऑकबर्न ने 1925 में किया। तो 1925 में नहीं किया है, 1922 में किया है। 1922, ठीक है। ये थ्योरी 1922 में दी है और बुक किस बुक में दी है? सोशल चेंज में दी है, ये भी याद रखिएगा। तो सांस्कृतिक विलंबना ऑकबर्न एंड निमकॉफ का हो जाएगा। तकनीकी विलंबना आए, पेपर में पूछ लिया जाए तकनीकी विलंबना, तो इससे संबंधित कौन हो जाएंगे? मैकेवर एंड पेज हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, पर संस्कृति ग्रहण की निम्न विशेषताओं पर विचार करें। आइए देख लेते हैं। पर संस्कृति ग्रहण एक तरफा प्रक्रिया है। पर संस्कृति ग्रहण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। पर संस्कृति ग्रहण में संपर्क में आने वाली दोनों ही संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता, वरन वे अपनी विशेषताएं भी बनाए रखती हैं। पर संस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक संप्रेक्षण अर्थात एक समूह से दूसरे समूह में संस्कृति हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है। और यहाँ पर दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। बताइए सही क्या है पर संस्कृति ग्रहण से संबंधित? यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ के उसकी स्वयं की विशेषताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए और मूल्यांकन किया जाना चाहिए, इसे कहते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं सांस्कृतिक प्रधान, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुल्यवाद या फिर सांस्कृतिक विशिष्टता। संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ के उसकी स्वयं की विशेषताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए और उसका मूल्यांकन करना चाहिए। और ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए। सांस्कृतिक प्रधान, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुल्यवाद, सांस्कृतिक विशिष्टता। ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा। ठीक है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की जो मूल अवधारणा है, इस अवधारणा के जो मूल प्रतिपादक है वो कौन है? फ्रेंच बोआज है। याद रखिएगा, फ्रेंच बोआज है। लेकिन इस पर, इस कॉन्सेप्ट पर, इस अवधारणा पर ज़्यादा वर्क किसने किया है? हर्शकोविट्स ने किया है। तो याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में हर्शकोविट्स नहीं है, फ्रेंच बोआज को आप अगर है तो फ्रेंच बोआज को आपको टिक करना है, और अगर फ्रेंच बोआज नहीं है, हर्शकोविट्स हैं, तो हर्शकोविट्स। ज़्यादातर ऑप्शंस में आपको हर्शकोविट्स ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा गठित एक संगठन को कहते हैं समाज, संघ, संस्था, समुदाय। कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा गठित एक संगठन क्या कहलाता है? राइट क्या होगा? एसोसिएशन। एसोसिएशन यानी कि संघ होगा यहाँ पर, बी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं है? समायोजन, सहयोग, व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा। ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, सोशल प्रोसेस, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। एंड इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को एक ये बतानी थी कि 5 बजे पीजीटी की क्लासेस होने लगी हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में अभी तक जितने भी क्लासेस हुई हैं उनका प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया गया है। सारी क्लासेस आपको फ़ोल्डर में मिल जाएंगी। पीजीटी की क्लासेस शाम को 5 बजे स्टार्ट कर दी गई हैं। ठीक है, और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप लोग शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। एंड सोशल प्रोसेस की बात की जाए, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है, इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फ़ोल्डर मिल जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को कई बार बताया भी गया है कि सामाजिक प्रक्रिया, इसके बारे में गिलिन एंड गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए थे। एक बताया था समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा था सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, और तीसरा था असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। अब यहाँ पर सोशल प्रोसेस में कौन सा शामिल नहीं है ये पूछा जा रहा है। और ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, संगठनात्मक है। ठीक है, संगठनात्मक है यहाँ पर। और चाहे आप इसे संगठनात्मक कह लें या फिर आप सहयोगी कह लें, बात एक ही है। ठीक है, सहयोगी ना कहकर यहाँ पर संगठनात्मक बोला गया है। तो समायोजन, सहयोग, व्यवस्थापन किसमें था? सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत था। याद आ रहा है आप लोगों को? सात्मीकरण भी उसमें था, आत्मसातकरण की प्रक्रिया। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा किसमें था? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत था, जिसे असंगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। प्रतिस्पर्धा के साथ साथ संघर्ष था, विरोध था, विद्रोह था। याद आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पर होगा डी राइट आंसर। प्रश्न है, सात्मीकरण का अर्थ है बलपूर्वक संस्कृति परिवर्तन, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में पूर्णतः समा जाना, 2 संस्कृतियों का एक दूसरे के निकट आना, विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान। बताइए, सात्मीकरण क्या कहलाएगा? राइट आंसर क्या होगा? एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में समा जाना। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई क्या है? व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, संगठन, संरचना, व्यवस्था, क्रिया। ऑप्शंस में है, बताइए। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण या अध्ययन की मूल इकाई पूछा जा रहा है, क्या है? संगठन, संरचना, व्यवस्था, क्रिया। ऑप्शंस है। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, किसने बात की है इस पे?
मैक्स वेबर ने की है, याद आ रहा है? व्याख्यात्मक समाजशास्त्र या इसे व्याख्यात्मक बोध या वेस्टर्न कहा जाता है, याद आ रहा है आप लोगों को? और इस कॉन्सेप्ट की बात मैक्स वेबर ने अपनी बुक थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में की है। थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बुक याद रखिएगा, अक्सर बुक पूछ ली जाती है कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस बुक में दिया गया है, ठीक है? तो इस बुक में इन्होंने बात की है और इन्होंने मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु था वो क्रिया को या व्यक्ति को माना था, ठीक है? और जो सामाजिक क्रिया है, सोशल एक्शन है, इसकी स्टडी के लिए, इसके अध्ययन के लिए वेबर ने दो मेथड की बात की थी, दो पद्धतियों की बात की थी। एक था वेस्टर्न, ठीक है, यही व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, और दूसरा था आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप था, ठीक है? और समाजशास्त्र की यहाँ पर क्या होगा? एक्शन होगा। और वेबर जो मैक्स वेबर है उन्होंने सामाजिक क्रिया की जो बात है वो किस बुक में की है? यही बुक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इसी बुक में इन्होंने व्याख्यात्मक समाजशास्त्र और क्रिया की बात की है। और क्रिया से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वेबर ने कितने क्रिया के प्रकार बताए हैं? तो 4 बताए हैं। कौन कौन से? तार्किक सामाजिक क्रिया, दूसरी है मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया, तीसरी है भावात्मक सामाजिक क्रिया, और चौथी है परंपरागत सामाजिक क्रिया, ठीक है? तो ये चारों नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित है? ऑप्शन है नातेदारी संगठन, धार्मिक संगठन, औद्योगिक संगठन, सजातीय संगठन। इनमें से कौन सा संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित है? सही क्या होगा? प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, तो यहाँ पर औद्योगिक संगठन होगा, सी होगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है, बीसी गुहा के द्वारा कितने मूल प्रजाति तत्वों की पहचान की गई? 3, 4, 5, 6। बीसी गुहा के द्वारा कितने मूल प्रजाति तत्वों की पहचान की गई है? 3, 4, 5, 6 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? 6 होगा, ठीक है? 6 होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है? 6 हो गए यहाँ पर। और ये याद रखिएगा, बीसी गुहा और साथ में हट्टन ने भारत की मूल प्रजाति को, जो मूल प्रजाति ना पूछा जाता है कि बीसी गुहा या हट्टन ने भारत की मूल प्रजाति किसे माना, तो याद रखिएगा बीसी गुहा, और साथ में न केवल बीसी गुहा ने बल्कि हट्टन ने भी भारत की मूल प्रजाति निग्रिटो को बताया है। किसको बताया है? निग्रिटो को बताया है भारत की मूल प्रजाति, बीसी गुहा प्लस हट्टन ने। और मजूमदार, डीएन मजूमदार ने प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या इंडो ऑस्ट्रेलाइड को भारत की मूल प्रजाति माना है, ठीक है? ये भी याद रखिएगा, मजूमदार ने प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या फिर इंडो ऑस्ट्रेलाइड को भारत की मूल प्रजाति बताया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने जाति का विस्तृत अध्ययन किया है? आर के मुखर्जी, जीएस घुरिये, के एम कपाड़िया, ए आर देसाई। ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए? बताइए। विस्तृत अध्ययन कास्ट पर किसका है? जीएस घुरिये। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन जीएस घुरिये ने किया था अपनी बुक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में। पूछ लिया जाता है जीएस घुरिये ने कास्ट सिस्टम पर अध्ययन किस बुक में बात की है कास्ट सिस्टम की? तो कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन है, ये याद रखिएगा। और सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से इन्होंने अध्ययन किया था और इन्होंने कास्ट सिस्टम की, जाति व्यवस्था की 6 विशेषताएं भी बताई थी। और ये 6 विशेषताएं आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी हैं? समाज का खंडात्मक विभाजन, पहला हो जाएगा समाज का खंडात्मक विभाजन। दूसरा हो जाएगा संस्तरण, दूसरा क्या होगा? संस्तरण है। तीसरा है भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। चौथा हो जाएगा सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताएं, सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार। फिर पांचवा हो जाएगा पेशे का अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, एंड लास्ट में विवाह संबंधी प्रतिबंध। तो ये जो 6 विशेषताएं हैं वो जीएस घुरिये ने बताई हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय शादी ब्याह में प्रदर्शनी उपभोग का आधिक्य है, यह किन 2 बातों के संबंध में प्रयोग किया जा सकता है?
आइए देख लेते हैं ऑप्शंस। किसी व्यक्ति की जाति का प्रदर्शन, धन का प्रदर्शन, महंगे भोजन कराना, अपने सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन करना। एंड कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये जो प्रदर्शनीय उपभोग है, ठीक है, ये इसकी जो अवधारणा है प्रदर्शनीय उपभोग की, ये किसने दी हुई है। ठीक है, प्रदर्शनीय उपभोग की अवधारणा किसकी है। सही क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर क्या होगा। देखिए, धन का प्रदर्शन होगा और अपने सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन होगा, बी एंड डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देख लीजिए आप लोग। ठीक है, नंबर यहाँ पर सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, जातीय आधार पर स्त्रीकरण है प्रदत्त, अर्जित, मुक्त, ना तो मुक्त और ना ही संवत। बताइए, जातीय आधार पर स्त्रीकरण है प्रदत्त, अर्जित, मुक्त, ना तो मुक्त और ना ही संवृत। बताइए, तो क्या होगा, प्रदत्त होगा, ए होगा यहाँ पर राइट। एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी प्लेलिस्ट आपको फोल्डर में मिल जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन किंग्सले डेविस के सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत का आलोचक है। लुइस ड्यूमो, एम ट्यूमिन, रॉबर्ट मर्टन, पार्सन्स। ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट क्या होगा, इनमें से कौन किंग्सले डेविस के सामाजिक स्त्रीकरण सिद्धांत के आलोचक हैं। किसने आलोचना की है किंग्सले डेविस के सामाजिक स्त्रीकरण सिद्धांत की, बताया गया है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जब इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया था तो उसमें भी बताया गया है। सही क्या होगा, बताइए, राइट क्या होगा यहाँ पर, ट्यूमिन होगा, बी होगा यहाँ पर राइट। किंग्सले डेविस प्लस विल्बर्ट मूर ने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, और इनसे ये जो थ्योरी है, ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड जो कि इन्होंने दी थी, वो किस बुक में दी है। बुक का नाम है सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। बुक का नाम है सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, और ये बुक आती है 1945 में। ठीक है, ये बुक किसकी है, किंग्सले डेविस प्लस विल्बर्ट मूर की, जिसमें इन दोनों ने अपना जो सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत था वो दिया था। और इसकी आलोचना ट्यूमिन ने की थी अपने लेख का नाम क्या है ट्यूमिन का, जिसमें इन्होंने आलोचना की इस थ्योरी की। लेख का नाम है अ क्रिटिक टू सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। अ क्रिटिक टू सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बी हो गया यहाँ पर राइट। प्रश्न है, इनमें से किसने स्तंभ परिवार का संप्रत्यय दिया। जिमरमैन, मर्डॉक, लीप्ले, बर्गेस। बताइए, स्तंभ परिवार का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो किसकी है। जिमरमैन, मर्डॉक, लीप्ले, बर्गेस। ऑप्शंस हैं, राइट क्या होगा यहाँ पर, लीप्ले होगा। ठीक है, लीप्ले होगा। और फैमिली इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, अभी तक इस चैनल पर जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कराए गए हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो स्तंभ परिवार है, यह अवधारणा लीप्ले की है। किसकी है, लीप्ले की है। अगर जिमरमैन की बात आती है तो इन्होंने परिवार के कितने प्रकार बताए हैं, 3 बताए हैं। ठीक है, कितने बताए हैं, 3 बताए हैं। पहला हो जाएगा न्यासधारी परिवार। पहला क्या है, न्यासधारी परिवार। दूसरा हो जाएगा गृहस्थ परिवार, और तीसरा हो जाएगा आणविक परिवार। तीसरा क्या होगा, आणविक परिवार। ठीक है, और फिर इसके अलावा जीपी मर्डॉक ने 2 बताए हैं। ठीक है, 2 बताए हैं। एक तो बताया है इन्होंने स्वतंत्र नाभिकीय परिवार। ठीक है, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, और दूसरा है मिश्रित परिवार। दूसरा क्या हो जाएगा, मिश्रित परिवार हो जाएगा। लीप्ले ने कितने बताए हैं, 4 बताए हैं। लीप्ले ने कितने बताए हैं, 4 बताए हैं। ठीक है, पहला
स्तंभ परिवार या शाखा परिवार है। दूसरा है पित्त सत्तात्मक परिवार, ठीक है, पित्त सत्तात्मक। तीसरा हो जाएगा अस्थायी परिवार और चौथा हो जाएगा विशिष्टीकृत परिवार, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लिपले ने बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, नाभिकीय परिवार में सम्मिलित होते हैं पति पत्नी एवं उनके अभिभावक, संबंधी, मित्र या फिर अविवाहित बच्चे। क्या होगा? नाभिकीय परिवार या एकांकी परिवार कह ले या न्यूक्लियर फैमिली कह ले। पति पत्नी और उनके साथ कौन रहते हैं? अविवाहित बच्चे। डी होगा यहाँ पर राइट। अब देखिए यहाँ पर अधिनियम दिया गया है, मिलान करिए सही। सही क्या होगा? बताइए। देखिए, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में आया था, ठीक है, ये हो जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हो जाएगा, ठीक। फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हो जाएगा और घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो हो जाएगा 2005 में। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करिए। आइए देख लेते हैं, सही बताना है। आधुनिकीकरण विकास का परिणाम है। विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती। विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। सही क्या होगा यहाँ पर? बताइए, राइट क्या होगा यहाँ पर? बी होगा, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड बी होगा यहाँ पर राइट। अब यहाँ पर देखिए अवधारणाएं दी गई हैं। पश्चिमीकरण तथा संस्कृतिकरण की अवधारणा, सार्वभौमिकरण की अवधारणा, वृहद परंपरा, लघु परंपरा और प्रभु व्यक्ति। बताइए, ये सारे अवधारणाएं आप लोगों को बताई गई हैं। समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर भी क्लास एक हुई थी, जिसमें उस क्लास में 200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण अवधारणाएं बताई गई थी। सही क्या होगा यहाँ पर? देखिए, पश्चिमीकरण संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है? एम एन श्रीनिवास की है। सार्वभौमिकरण की अवधारणा की बात आती है तो यहाँ पर मैकमेरेट हो जाएंगे। वृहद परंपरा और लघु परंपरा की बात आती है तो यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएंगे। और प्रभु व्यक्ति की अवधारणा ये हो जाएगी एससी दुबे की, श्यामा चरण दुबे की। तो यहाँ पर क्या होगा? डी होगा यहाँ पर राइट, ठीक है। अब यहाँ पर मिलान करिए, बताइए। नवस्थानीय परिवार, पत्नी स्थानिक आवास, पित्त सत्तात्मक आवास और द्विस्थानीय आवास दिया गया है। नवस्थानीय आवास की बात हो रही, ठीक है, देख कर बताइए। सही क्या होगा यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर एक नवविवाहित दंपति आवास जो पति के पिता के घर में रहता है उसे क्या कहा जाएगा? पित्त तंत्रात्मक आवास, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। फिर एक नवविवाहित दंपति जो पत्नी की माता के घर में रहता है उसे क्या कहा जाएगा? पत्नी स्थानिक आवास। फिर एक नवविवाहित दंपति जो पत्नी अथवा पति के परिवार के साथ रहता है इसे क्या कहा जाएगा? द्विस्थानीय आवास। एंड लास्ट में एक नव विवाहित दंपति जो अपने स्थान का कहीं भी, यहाँ तक जो उनके परिवारों के मूल स्थानों से भिन्न हो, वो क्या कहलाएगा? नव स्थानीय, ठीक है। यहाँ पर ए होगा राइट आंसर, ए होगा ऑप्शन। प्रश्न है, विकसित एवं विकासशील समाजों में किस प्रकार के नए परिवार उभर रहे हैं? विस्तृत परिवार, पैतृक परिवार, मातृक परिवार या फिर एक माता या पिता परिवार? विकसित एवं विकासशील समाजों में किस प्रकार के नए परिवार देखने को मिल रहे हैं?
एक माता परिवार या एक पिता परिवार। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? लोकग्राम, रॉबर्ट रेडफील्ड, प्रत्यक्षवाद, अगस्त कॉम्ट, विलासी वर्ग, वेबलन, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, रूथ बेनेडिक्ट। बताइए सही नहीं है पूछा जा रहा है। प्रश्न को ध्यान से देखा करिए, अक्सर यहाँ पर गलती होती है सही है या सही नहीं में। लोकग्राम, रॉबर्ट रेडफील्ड, प्रत्यक्षवाद, अगस्त कॉम्ट, विलासी वर्ग, वेबलन, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, रूथ बेनेडिक्ट ऑप्शंस है। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा किसकी है? हर्शकोविट्ज की है। ठीक है, किसकी है? हर्शकोविट्ज की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सांस्कृतिक लय, ओपलर, दाय भाग, विज्ञानेश्वर, सामाजिक नियंत्रण, रॉस, आत्मदर्पण, कूले। बताइए कौन सा सही नहीं है सुमेलित? सांस्कृतिक लय, ओपलर, दाय भाग, विज्ञानेश्वर, सामाजिक नियंत्रण, रॉस, आत्मदर्पण, कूले। आत्मदर्पण का जो सिद्धांत है कूले ने सामाजिकरण से संबंधित दिया हुआ है। सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। सामाजिक नियंत्रण के जो जनक थे इस अवधारणा के रॉस थे। रॉस ने ही सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट पर बात की थी व्यवस्थित तरीके से। यहाँ पर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, यहाँ पर विज्ञानेश्वर नहीं होंगे, जिमुतवाहन होंगे, जिमुतवाहन। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है लोकतांत्रिक व सत्तावादी नियंत्रण की अवधारणा से संबंधित है। लेपियर, किम्बॉल यंग, बियरस्टेट, कूले। लोकतांत्रिक व सत्तावादी नियंत्रण, देखिए सामाजिक नियंत्रण की बात आती है तो अभी आप लोगों को बताया गया। सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन है, वर्णन है, वो ए रॉस ने किया था अपनी बुक सोशल कंट्रोल में। याद आ रहा है? ठीक है, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है पूरा एंड ये इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में आपको इसका फोल्डर मिल जाएगा। जिसने ना की हो क्लास, ना देखी हो वीडियो, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और सामाजिक नियंत्रण को ये किस तरीके से बताते हैं? रॉस, इनका कहना था कि सामाजिक नियंत्रण कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनके जरिए समाज या फिर कोई समूह अपने सदस्यों को अपने अनुरूप बनाना चाहता है। ठीक है, इन्होंने रॉस ने उनको क्या कहा है? सोशल कंट्रोल कहा है। ठीक है, और यहाँ पर लोकतांत्रिक और सत्तावादी जो नियंत्रण है उसकी अवधारणा किसकी है? किसने दी है? लोकतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण और सत्तावादी सामाजिक नियंत्रण की बात लेपियर ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किम्बॉल यंग ने दो बताए हैं सामाजिक नियंत्रण के प्रकार, सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण किम्बॉल यंग के हैं। कूले ने दो बताए हैं, चेतन सामाजिक नियंत्रण और अचेतन सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, सभी बताया गया है, तो यहाँ पर लेपियर हो जाएगा राइट। प्रश्न है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। एडविन कैनन, माल्थस, ओपलर, सैडलर। सही क्या होगा? अनुकूलतम जनसंख्या, एडविन कैनन, माल्थस, ओपलर, सैडलर ऑप्शंस है। यहाँ पर सही क्या होगा? एडविन कैनन होगा, ए होगा यहाँ पर राइट। सांस्कृतिक प्रेरक मान्यताएं अवधारणा पूछी जा रही है, किसकी है? विस्लर, ओपलर, पार्सन्स, हर्शकोविट्ज हैं। सांस्कृतिक प्रेरक मान्यताएं अवधारणाएं किसकी हो जाएगी? ये ओपलर की होगी, बी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही है? अब देखिए यहाँ पर सही पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सही पूछा गया है। विमुखन, दुर्खीम, सांस्कृतिक लय, लर्नर, विलासी वर्ग, वेबलन, समाज मिति, बोगाडस। बताइए सही क्या है यहाँ पर? विलासी वर्ग वेबलन का था। ठीक है, विमुखन की बात की जाए तो ये अवधारणा किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। सांस्कृतिक लय की अवधारणा यहाँ पर ओपलर होंगे और समाज मिति की अवधारणा मोरेनो होंगे। कौन होंगे? मोरेनो। ठीक है, तो यहाँ पर सही पूछा गया था तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। टॉयनबी, कार्ल मार्क्स, वेबर, सोरोकिन। स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? सोरोकिन।
सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत था, और ये उनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत चक्रीय सिद्धांत था। और इनके यानी कि सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत को स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत, सीमाओं का सिद्धांत, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। एंड सोशल चेंज, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। प्लेलिस्ट में आपको 2 फोल्डर मिलेगा। एक फोल्डर सिद्धांतों से संबंधित है, सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत दिए हैं, जैसे कि उसमें आपको सोरोकिन की क्लास मिल जाएगी, टॉयनबी ने जो दिया हुआ है उस पर क्लास ली गई है, स्पेंगलर पर ली गई है, उनके थ्योरीज पर क्लास ली गई है, पेरेटो ने जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया है उस पर भी क्लास ली गई। सबकी अलग अलग आपको क्लासेस मिल जाएंगी। एंड एक फोल्डर मिलेगा सोशल चेंज से रिलेटेड एमसीक्यूज का। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है, पहले उनको क्या करना है, थ्योरीज वाला देखना है, थ्योरीज को अच्छे से समझना है। वहाँ पर पूरा थ्योरीज को कंप्लीट कराया गया, इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो बताई गई हैं। और फिर जब आप एमसीक्यूज वाली जो क्लासेस देखेंगे उसमें आपको पहले ही, मेरे आंसर देने से पहले ही आप लोग उसका आंसर दे लेंगे, आपको पता होगा। ठीक है, तो काफ़ी डिटेलिंग में अच्छे तरीके से बताया गया है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। अब यहाँ पर मानव समूह की अवधारणा के जनक पूछे जा रहा है, कौन है? मानव समूह की अवधारणा किसने दी है? किंग्सले डेविस, बोटोमोर, कूले और होम्स ऑप्शंस में है। ठीक है, मानव समूह की अवधारणा किसकी है? होम्स की है। डी होगा यहाँ पर राइट। ठीक है, डी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, स्वयं में वर्ग की अवधारणा से संबंधित कौन है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, लेपियर, जिन्सबर्ग। स्वयं में वर्ग की अवधारणा जानते हैं आप सभी, कार्ल मार्क्स की है। बी है यहाँ पर राइट। एंड कार्ल मार्क्स, इनको भी कंप्लीट कराया गया है। इनकी जो थ्योरीज हैं, जैसे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा सिद्धांत, उस पर साथ में ही संरचना यानी स्ट्रक्चर के दो टाइप्स बताए हैं, अधिसंरचना, अधोसंरचना, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा क्या है, सरप्लस वैल्यू अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है, इन सभी पर काफ़ी डिटेलिंग पर क्लास ली गई है। ठीक है, एक क्लास इनकी थ्योरीज से रिलेटेड है, एक क्लास इनके महत्वपूर्ण कथन से संबंधित है। पूछ लिया जाता है धर्म जनता के लिए अफीम है, दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, इस तरीके से पूछे जाते हैं ना, तो उस पर एक क्लास ली गई थी। और बाकी जो क्लासेस हैं वो कार्ल मार्क्स से रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनते हैं इंपॉर्टेंट, जो अभी तक एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उन पर बाकी क्लासेस ले गई हैं। और कार्ल मार्क्स का के नाम से ही आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर भी मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर देखिएगा। अब आता है आदर्श प्रारूप यानी कि आइडियल टाइप का कॉन्सेप्ट किसका है? हीलर, मर्टन, वेबर, पार्सन्स ऑप्शंस में है। आइडियल टाइप बताइए, आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसकी है? वेबर की है, मैक्स वेबर। अभी बताया गया ना, वेबर ने समाजशास्त्र के अध्ययन या विषय वस्तु किससे बताया था? क्रिया या व्यक्ति को बताया था। और सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए इन्होंने 2 मेथड की बात की थी, एक वेस्टर्न जिसे व्याख्यात्मक बोध कहा जाता है या व्याख्यात्मक समझ, और दूसरा आदर्श प्रारूप था या आइडियल टाइप था। याद आ रहा है, अभी बताया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।